ज्ञानेंद्र ने मिलिट्री कू किया। उस समय ज्ञानेंद्र राजा थे। जो दरबार में जो वीरेंद्र ऐश्वर्य का जो परिवार है, उनका जो मृत्यु होने के बाद ज्ञानेंद्र राजा बन गए थे। तो उस समय संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क की तरीके से वो रह रहे थे। तो 2005 में उन्होंने मिलिट्री कू किया, 19 फरवरी को। तो मिलिट्री कू होने के बाद जो सारे पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल है, वो प्रतिबंध हो गए। और जो लोकतंत्र के पक्ष में बात करने वाले थे, वो सबको भी खतरा हो गया। तो कुछ लोग चुपचाप रह गए, कुछ लोग भूमिगत हो गए, तो थोड़ा कुछ लोग बोलने लग गए। मतलब उस समय का जो ज्ञानेंद्र सैनिकीकरण के खिलाफ में, तो उसके लिए थोड़ा समय लगा। उस समय में जनयुद्ध हो रहा था, जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट पार्टी की नेतृत्व में जनयुद्ध भी चल रहा था। तो उसी समय ये हुआ कि पार्टी को लेकर थोड़ा नाराजगी था जनता की तरफ से। मतलब बहुदलीय व्यवस्था में राजनीतिक दल का जिस तरीके से काम होना था जनता को लेकर, उस तरीके का काम नहीं हो पाया। तो इसीलिए गुस्सा भी था जनता की तरफ से, नागरिक की तरफ से। तो कुछ लोग कह रहे थे कि चलो ठीक है, राजा को हमको समय देना होगा, तो थोड़ा देखते हैं, वो ज्ञानेंद्र फिर थोड़ा कुछ अच्छा काम करेगा। कुछ लोगों का ये भी मान्यता था। लेकिन हम सब लोग उनके खिलाफ में हम लोग लड़ रहे थे। और उसी समय में ये भी हुआ कि जनयुद्ध को एक शांति प्रक्रिया में लाया जाए, उसको मतलब एक जनयुद्ध को पूरा भी करना होगा। तो इसको लेकर बातचीत भी हो रही थी। तो उस समय में जनयुद्ध को शांति वार्ता में कैसे लाया जाए, तो उसको लेकर फिर हम लोग का फिर एक और भी प्रयास हो रहा था कि शांति का लागी नागरिक एकबद्धता, शांति के लिए नागरिक एकबद्धता। तो ये नेपाल में एक एक बहुत सुंदर अभ्यास भी शुरू हुआ। उसमें राजतंत्र के वाले और गणतंत्र वाले और बीच के वाले सारे हम लोग उसमें थे। तो वहां पे उस फोरम में जिस तरीके से हम लोग मीटिंग कर रहे थे, तो मीटिंग में ये था कि शांति मतलब न्याय सहित का शांति। शांति ऐसा नहीं कि अमूर्त ढंग से हम शांति को लेकर बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। मूर्त ढंग से शांति को परिभाषा करना होगा और जनता के पक्ष में शांति होना होगा, शांति में न्याय साथ में होना चाहिए। तो उसमें ये था कि संविधान को हेर फेर करना होगा, मतलब संविधान को फिर अलग ढंग से फिर लिखना होगा। इस बात में भी सहमति हुई। तो फिर माओइस्ट पार्टी ने भी ये कहा कि ठीक है, हम लोग आना चाहेंगे। तो एक माहौल सा बन गया था कि सैन्य राजतंत्र का जो सैनिकीकरण की राजतंत्र थी, उसके खिलाफ में जनता लोग लड़ाई कर रहे थे। और जनयुद्ध को शांति प्रक्रिया में लाना था, उसके लिए वार्ता बैठक हो रहा था। तो वो भी एक माहौल बन गया। तो इधर नागरिक जनता की तरफ से भी ये था कि ठीक है, पार्टी ने थोड़ा कुछ सही काम नहीं किया, लेकिन हमको राजतंत्र नहीं चाहिए, हमको देश हिंदू राष्ट्र भी नहीं चाहिए। तो इसके खिलाफ में भी लड़ाई होने का एक माहौल बन गया। तो उसी बीच में ये हुआ कि लड़ाई चल भी रही थी, तो माओइस्ट पार्टी के साथ वार्ता भी हो रहा था। तो उस वार्ता के समय में दिल्ली में भी कुछ मीटिंग वगैरह होने लगा, इंडिया की कई कई जगह पे, नेपाल में भी कई कई जगह पे मीटिंग हो रही थी। तो सब लोग एक साथ में आ गए। तो हमको एक मजबूत एक ताकत भी मिला राजतंत्र के राजतंत्र सैनिकीकरण की जो राजतंत्र है उसके खिलाफ में लड़ाई लड़ने के लिए। और हम लोग ने राजतंत्र को मतलब हटा दिया। ठीक है। तो हटाते समय हम लोगों ने हिंदू राष्ट्र जो नेपाल का जो परिचय था उसको भी हटा दिया। तो औपचारिक ढंग से इसका घोषणा हुआ कि मई 2008 में, मई 28 2008 में। तो अभी जो मई 28 आने वाला है। तो अब इस बीच में ये हुआ कि जो नया नेपाल का जो नया राजनीतिक व्यवस्था आया, नया व्यवस्था ये था कि धर्मनिरपेक्ष संघीय गणतांत्रिक नेपाल। तो ये हमारे लिए एक नई बगीचा थी। ठीक है। तो हम सब लोग इस बगीचा के माली थे, सो इट्स न्यू गार्डन। और हम लोग को वो नया बगीचा को एक अच्छे ढंग से संभालना, इसको आगे ले जाना, और उस वो नया बगीचा में किस तरीके का पौधे को मतलब उगाना होगा,
पौधों को उगाने के लिए हमको जिस तरीके से हमको हेर चार करना होगा, पानी देना होगा, मिट्टी देना होगा, खुदाई करना होगा, तो हम सब लोग नेपाल के जो नागरिक हैं, नेपाल की जो राजनीतिक व्यवस्था, जो परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्था है, इसकी पक्ष में साथ देने वाले भी इसके साथ में आ गए और राजनीतिक दल भी आ गए। तो ये हम लोग कर ही रहे थे संविधान सभा की मार्फत, और फिर संविधान सभा की बात, फिर हमारे यहाँ फिर चुनाव हुआ, फिर संसद का चुनाव हुआ, तो अभी संसद नेपाल में है। तो इसी बीच में ये हुआ कि संघीयता को भी कैसे मतलब आगे ले जाना है, नेपाल में संघीयता किस तरीके का हो सकता है, तो इसमें भी बहुत लंबी लंबी चौड़ी बातचीत हुई। तो अब नेपाल जो है संघीय नेपाल है, जहाँ पे 7 प्रदेश है। तो 7 प्रदेश का गणना पूरब से हुआ, मतलब मेची से महाकाली। तो 7 प्रदेश होने के लिए जिस तरीके से छल फल नहीं कहना चाहिए, इसका गलत अर्थ लग जाएगा यहाँ पे, हाँ, बहस संवाद जो हो रहा था, तो उसमें ये था कि पहले नेपाल जिस तरीके से नेपाल को मतलब विभाजन किया गया था, मतलब 5 क्षेत्र में, तो उसी को उसी ढंग से ले जाना है या उसी ढंग से नहीं ले जाना है। तो मत ये हुआ कि उसी ढंग से हमको नहीं ले जाना है, नेपाल की जो 7 प्रदेश, नेपाल का जो बाढ़ है उसको अलग ढंग से करना होगा। तो उसी बीच में ये था कि हमारी जो आंदोलन में एक आंदोलन, बहुत मजबूत आंदोलन हुआ, जिसको हम लोग मधेश आंदोलन कहकर जानते हैं। तो संघीयता नेपाल में जिस तरीके से अभी हम लोगों ने लाया है, उसके लिए मधेश आंदोलन की भूमिका एकदम महत्वपूर्ण है। तो जनयुद्ध, सैनिक ज्ञानेन्द्र राजा की सैनिकीकरण की विरोध में लड़ाई, और मधेश आंदोलन, ये 3 एक जगह पे हम लोग आ गए। तो इसकी वजह से हम लोग अभी के नेपाल में हैं। अब जैसा कि ये रितिका ने जो प्रश्न किया था कि जो राजा फिर आने का जो बात हो रही है, तो ये क्या है। तो अब इसमें थोड़ा मैं बात रखूं अपना कि ये पॉलिटिकल चेंज होने के बाद जो पहले जो राजा वाले लोग थे, उन्होंने भी पार्टी खड़ा किया, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी। उसके अलावा और भी पार्टी नेपाल में खड़ा हुए। पहले तो था नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, फिर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट, उसके अलावा राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, उसके अलावा और भी पार्टी हो गए, जैसा कि लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, फिर बाद में ये हुआ कि जनमत पार्टी, फिर बाद में ये आया कि नेपाल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, तो फिर बाद में उन्मुक्ति पार्टी। तो कई सारी पार्टी अभी नेपाल में है। तो कुछ पार्टी अपने को पहचान देते हैं, हम लोग जनजाति आदिवासी की इशू को लेकर हम लोगों ने खड़ा किया है, तो हमारा पार्टी रीजनल पार्टी है। कुछ पार्टी कहते हैं कि हम नेपाल का जो सारा जो मुद्दा है उसको लेकर हम लोग बातचीत करना है, लड़ाई लड़ना है, तो हम लोग नेशनल पार्टी हैं। तो पार्टी लोग भी खुद कह रहे हैं कि हम नेशनल पार्टी हैं या रीजनल पार्टी हैं। तो अब इसी बीच में ये रहा कि जो राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का नारा ये है कि राजा को लाना है और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो एक वो लोग क्लियर हैं। तो उस क्लियरिटी को लेकर वो लोग पॉलिटिकली चुनाव में खड़े भी हुए हैं। तो चुनाव में खड़े होते समय एक मजेदार अवस्था ये हुआ नेपाल में, जो सत्ता का जो राजनीति है, जो पार्लियामेंट्री जो पॉलिटिक्स है, इसमें कुछ पार्टी, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी ने भी आरपीपी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के साथ हैंडशेक किया चुनाव जीतने के लिए, जो नहीं करना था लेकिन उन लोगों ने किया। तो ये नेपाल के लिए एक विडंबना है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने, खासकर जिस पार्टी ने राजशाही के खिलाफ में लड़ाई लिया, नेतृत्व किया, उसी पार्टी ने राजा वाला पार्टी से फिर हैंडशेक किया, हिंदू वाला पार्टी से हैंडशेक किया, राजतंत्र की पक्ष में बात करने वाले पार्टी से हैंडशेक किया। किसके लिए? चुनाव में जीतने के लिए। तो इसके अलावा नेपाल में जो
राजनीतिक परिवर्तन होने के बाद सरकार की तरफ से, मतलब संघीय सरकार जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, जो काठमांडू में जो संसद है, काठमांडू में जो मंत्रालय हैं, इनकी तरफ से जिस तरीके का काम करना था जनता को सेवा देने के लिए, तो वो सेवा जनता ने उसी ढंग से महसूस नहीं किया, उन्होंने, हम लोगों ने नहीं किया। तो उसी ढंग से जो प्रदेश सरकार बनी है, प्रदेश में 7 प्रदेश का जो अपना सरकार है, तो 7 प्रदेश का सरकार की तरफ से भी जिस तरीके का मतलब सेवा जनता के लिए होना चाहिए था, वो सेवा जनता ने महसूस नहीं किया। तो उसमें एक आक्रोश है जनता की तरफ से। अब उसमें ये था कि खास खास कर क्या हुआ, तो एक तो ये है कि पहला आक्रोश ये है कि ज्यादा नेपाल में भ्रष्टाचार हुआ। तो पहले भी भ्रष्टाचार था, तो अभी भ्रष्टाचार और ज्यादा हुआ। और आधारभूत जो सुविधा, जो सेवा जनता को चाहिए, तो वो तो क्या है कि मतलब एक तो रोजगारी है। जिस जिस तरीके से युवा हम लोग पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद हमको जो काम चाहिए, वो काम हम लोग उसी ढंग से हम लोग को काम नहीं मिल रहा है। दूसरा ये है कि कृषि में जिस तरीके का कृषि उत्पादन होना है, कृषि उत्पादन का जो बाजार होना है, वो भी उसी ढंग से नहीं हो पा रहा है। तीसरा ये है कि जो स्वास्थ्य उपचार में भी जो आधारभूत स्वास्थ्य है, वो अभी थोड़ा कुछ अच्छा हुआ है, पहले इतना अच्छा भी नहीं था, तो उसमें भी दिक्कतें हैं। और यातायात देखा जाए, खासकर ट्रांसपोर्टेशन, वो सिटी के अंदर का ट्रांसपोर्टेशन, सिटी के बाहर का भी ट्रांसपोर्टेशन यातायात देखा जाए, तो वो यातायात सुविधा भी जनता को उसी ढंग से नहीं मिल रहा है। लेकिन चौड़ी चौड़ी सड़क बन रही है, और बहुत सारी हिमालय भेग में, पहाड़ी भेग में जो सड़क नहीं था, तो अभी वहां पे सड़क मिल रहा है। तो अभी जनता आराम से गाड़ी से जा सकते हैं, लेकिन गाड़ी का कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन सड़क ठीक है, चौड़ाई सड़क है, उस सड़क में लोग हम जा सकते हैं। और फिर ये था कि यहाँ पे जिस तरीके का हमको ये शिक्षा में जिस तरीके का हमको सेवा सुविधा चाहिए, खासकर जो कम्युनिटी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उस स्कूल का जो क्वालिटी होना चाहिए था, वो क्वालिटी भी उसी ढंग से नहीं हो रहा है। और अभी इत्तेफाक से ये हो रहा है कि नेपाल में पहली दफा 2028 साल के बाद, 28, 29, 30, 40, 50, 50, 60, 70, 80, तो करीब 40 साल के बाद नेपाल में पहली दफा शिक्षा का जो कानून है, उसको परिवर्तन करने के लिए संसद में अभी शिक्षा ऐन दर्ता हुआ है। तो उस शिक्षा ऐन को लेकर बातचीत हो रही है। तो अभी हमारे देश में जो सामुदायिक विद्यालय के शिक्षक हैं, वो सड़क में आंदोलन में आए हैं। ये दूसरी दफा वो लोग सड़क में आए हैं। तो मैं खुद भी कहना चाहती हूँ कि शिक्षा ऐन को लेकर नेपाल में संकट काल अभी नेपाल में है। तो उस संकट काल को हमको पार करना होगा। शिक्षक लोग आंदोलन में है। तो यहाँ पे एक क्लियर डिवीजन हुआ है कि नेपाल गवर्नमेंट, माने नेपाल का जो राजनीतिक पार्टी है, वो निजी विद्यालय के लिए वो साथ देंगे, या सामुदायिक सरकारी विद्यालय के लिए वो साथ देंगे। तो ये एक क्लैरिटी होना जरूरी है। ये क्लैरिटी न होने की वजह से अभी तक एन को, शिक्षा एन को जिस ढंग से हमको आगे ले जाना है वाद विवाद के लिए, वो भी उसी ढंग से नहीं हो रहा है। तो सामुदायिक विद्यालय जिस तरीके से व्यवस्थित होना था, वो नहीं हो रहा है। अब ये है कि उसके अलावा यहाँ पे एक अच्छा सा क्या क्या हुआ अगर देखेंगे, तो एक तो यहाँ पे पार्लियामेंट में और ओवरऑल नेपाल की जो सिस्टम में रिजर्वेशन बहुत अच्छी ढंग से हुआ है। तो वो रिजर्वेशन महिलाओं के लिए, वो रिजर्वेशन दलित कम्युनिटी के लिए, वो रिजर्वेशन डिसेबिलिटी, अपांगता समुदाय उनके लिए, और एक और रिजर्वेशन है जनजाति के लिए, एक और रिजर्वेशन है तो सेक्सुअल जेंडर कम्युनिटी के लिए भी। तो रिजर्वेशन जिस ढंग से नेपाल में हुआ है, उस तहत जो काम होना है वो काम नहीं हो पा रहा है।
तो इसको लेकर भी फ्रस्ट्रेशन है। तो फ्रस्ट्रेशन की बहुत लंबी सी लिस्ट हो गई है जनता की तरफ से। परंतु साथ साथ में जिसको मतलब व्यापार करना है, बिजनेस करना है, जिसको मतलब बड़ी लगानी से जो पैसा बनाना है, वो कुछ लोग कर भी रहे हैं। तो पैसा बनाने वाले पैसा बना भी रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका काम अच्छा नहीं हो रहा है, कमजोर ही हो रहा है। तो आक्रोश का कारण क्यों हो रहा है, तो ये एक मूल हमको देखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ में आक्रोश में एक दूसरा भी कारण ये है कि हमारे यहाँ जो राजनीतिक दल सत्ता में गए, सरकार में गए, और वहां पे जो सिस्टम बनाकर, सिस्टम के जरिए काम न होकर, जो पार्टीज के जो लीडर्स हैं, जो मिनिस्टर हैं, वो ज्यादा हावी हो गए। तो उनको जो मन करा उन्होंने डिसाइड किया, तो उसी ढंग से फिर काम होने लगा। किसी को पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट करना होगा, वह कहीं पे मतलब प्रोजेक्ट को पास करना होगा, तो कहीं पे किसी को कहीं भेजना होगा, अपॉइंट एमएसटर अपॉइंट करना होगा, या बहुत सारी कमीशन में अपॉइंटमेंट करना होगा। तो ये सब पॉलिटिकल पार्टीज लीडर बेस्ड हुआ, ना कि सिस्टम बेस्ड। तो इसको लेकर भी आक्रोश है। तो इस आक्रोश को कैसे समाधान किया जाए, इसको लेकर हम लोग जो अभी एक साथ में हैं, बृहत नागरिक आंदोलन, बीएनए जिसको कहते हैं, तो हम लोगों ने एक अभियान अभी घोषणा किया है, और उसका नाम है नेता राज के खिलाफ में लड़ना होगा। अभी का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसको कैसे अच्छा हम बना सकते हैं, इसको कैसे हेल्दी बना सकते हैं, इसको, इस पॉलिटिकल चेंज को और मजबूत कैसे बना सकते हैं, उसको भी, उसको लेकर भी हमको काम करना है। और जो नेता का जो डोमिनेशन है, पार्टी की नेता की, उसके खिलाफ में भी हमको काम करना होगा। तो ये बृहद नागरिक आंदोलन का एक एजेंडा है, आंदोलन की एजेंडा। अब अभी राधिका ने पूछा कि रितिका ने पूछा कि जो अभी मार्च में जो हुआ था, राजा ने फिर आने का जो जो मूव, जो एक स्टेप जो आगे आया, ऐसा क्यों? तो ये जो आक्रोश को लेकर आरपीपी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, और ज्ञानेंद्र खूब खुद को लगा कि कहीं ऐसी एक तरल अवस्था में हम आ सकते हैं। तो ये जो राजनीतिक परिवर्तन है, अभी जो नेपाल का जो राजनीतिक व्यवस्था है, धर्मनिरपेक्ष संघीय गणतांत्रिक नेपाल, इसको हटाकर हम खुद फिर राजा बन सकते हैं और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। तो ये ज्ञानेंद्र ने जिस ढंग से उन्होंने सोचा है, और ज्ञानेंद्र के आसपास में जो ज्ञानेंद्र को साथ देने वाले जिन्होंने सोचा है, तो ये सोच मार्च में ज्यादा स्ट्रांगली बाहर सड़क में देखने को मिला। तो सड़क में देखने से पहले ये हुआ कि ज्ञानेंद्र ने आदित्यनाथ, जो इंडिया उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, इनके साथ भी इन्होंने मीटिंग किया। और फिर नेपाल में अलग अलग तरीके से इंडिया का जो एजेंडा है, खासकर इंडिया की मेन स्ट्रीम एजेंडा, खासकर भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी चाहत, उनकी चाहना को ध्यान में रखकर नेपाल में कुछ लोग सक्रिय भी हो रहे हैं। और वो लोग कह रहे हैं कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और नेपाल में जो बाकी सारे लोग हैं, इनको नहीं भी रहना है, इस ढंग से भी वो लोग बोल रहे हैं। और उनकी ये बात में इंडिया के खास खास लोगों का जो साथ है, तो ये साथ क्यों है, ये इंडिया में खुद इंडिया के नागरिक को बात करना जरूरी है। तो मार्च में जो अभी काठमांडू में जो एक रैली निकला राजा को लेकर, तो उसमें ज्ञानेंद्र का फोटो और आदित्यनाथ का फोटो, दोनों का फोटो साथ में लेकर और जुलूस निकला, रैली निकला। हम लोग भी अचंभित हो गए। तो भारत के जो चीफ मिनिस्टर हैं आदित्यनाथ, इन्होंने किस आधार पर नेपाल की
पूर्व राजा ज्ञानेंद्र को साथ देने के लिए बात कही है। और अपना जो फोटो रैली में रखा गया है, इसको लेकर शायद वो अभी तक चुप है, उन्होंने कुछ कहा भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि इंडिया के जो नागरिक हैं, इंडिया की जो जनता है, उनको खुद को भी पूछना होगा, इंडिया की प्राइम मिनिस्टर को, इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, और जो एक इनिशिएशन है आरएसएस, और जो उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनको भी जवाब देना होगा। और फिलहाल शायद 1 महीना शायद हो रहा होगा, इंडिया की संसद में शायद बीजेपी के कोई एक सांसद है, इन्होंने बात रखा था, अभी मैं उनका नाम में भूल गई। उन्होंने कहा था कि ये इंडिया में जो यूएसआईडी का जो पैसा है उसको लेकर उन्होंने कमेंट किया कि यूएसआईडी की पैसा नेपाल में हिंदुओं के खिलाफ में प्रयोग हो रहा है। वो ये बात इंडिया की संसद में बात रखी है। तो हम चाहते हैं कि वो सांसद ने जो बात रखी है उसका आधार क्या है, और उनको जवाब देना होगा इंडियन सिटीजन्स को भी और हमको भी, कि हमने इस आधार पर हमने ये बात रखा है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ भारतीय संसद को, इंडियन पार्लियामेंट को और उस सांसद को, कि वो अपना एविडेंस दे। वो इंडिया में जो आया यूएसआईडी का पैसा है, वो पैसा नेपाल में हिंदुओं के खिलाफ में कैसे प्रयोग हुआ और किन लोगों ने प्रयोग किया। तो ये एक अभी प्रसंग बस मैंने बात रखी है। तो अभी जो मैं बात कर रही थी कि आक्रोश किस तरीके से नेपाल में है, और फिर यहाँ पे कौन लोग राजतंत्र को और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लग रहे हैं। अब ऐसा है कि जो ये एक नया बगीचा है, तो नया नया बगीचा को अच्छी ढंग से संभालना होगा। तो एक हम नया संतान को जन्म देते हैं, तो उस संतान को भी अच्छे ढंग से हमको परवरिश करना होगा। तो उस परवरिश में हम चाहते हैं कि हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं, हमारे जो मित्र लोग हो, वो हमको साथ दें एक अच्छा सुंदर बगीचा बनाने के लिए, और एक संतान को अच्छे ढंग से परवरिश देने के लिए। तो ये लगता है। तो मैं ये कहती हूँ कि नेपाल में राजतंत्र फिर आना लाना और नेपाल को फिर हिंदू राष्ट्र बनाना, ये हो ही नहीं सकता है। और हम ये कहते हैं कि नेपाल के पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने भी कहा है कि अगर ज्ञानेंद्र शाह को राजनीतिक करना होगा तो वो किसी पार्टी में ज्वाइन करे, और पार्टी की तरफ से वो जनता के बीच में जाए, अपनी बात रखे और चुनाव में खड़ा हो। तो उस ढंग से तो वो आ सकते हैं, क्योंकि ज्ञानेंद्र शाह तो अभी एक नागरिक हो गए। जैसे हम नागरिक हैं, ऐसे ही ज्ञानेंद्र शाह भी नागरिक है। और दूसरा ये है कि ज्ञानेंद्र शाह को जो स्पेशल सिक्योरिटी सेफ्टी नेपाल सरकार की तरफ से जो दिया गया है, और ज्ञानेंद्र के नाम में अभी भी बहुत सारा जो संपत्ति है उसको जब्त करना है, हम लोग ये अभी डिमांड कर रहे हैं। और ज्ञानेंद्र को कोई स्पेशल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, कोई स्पेशल सेफ्टी देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि नेपाल में जो एक नागरिक सामान्य ढंग से जी रहा है, तो उसी ढंग से ज्ञानेंद्र शाह को भी एक नागरिक की तरह सामान्य ढंग से जीना होगा। तो काठमांडू में जो बहुत बड़ी एक मीटिंग हुई थी, समाजवादी मोर्चा की तरफ से एक मीटिंग थी काठमांडू सेंटर, काठमांडू में भिरकुटी मंडप में। तो उस मीटिंग के समय मैं भी वहां पे थी। वहां पे जो 4 जो पॉलिटिकल पार्टी है वो साथ में आए थे, जैसा कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, और फिर लोसपा लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी है ना। तो ये 4 पार्टी साथ में आकर उन्होंने मीटिंग किया था। तो वो मीटिंग ये था कि गणतंत्र के पक्ष में, जो अभी जो नेपाल का जो राजनीतिक व्यवस्था है इसके पक्ष में मीटिंग हुआ था। तो उसी समय में काठमांडू में, सेंटर काठमांडू से थोड़ा बाहर दूसरी जगह पे, जो राजा के जो पक्ष के वाले ने जो मीटिंग रखा था, तो उस मीटिंग को जिन्होंने लीड किया था दुर्गा प्रसाई, तो उन्होंने जिस ढंग से गाड़ी चलाया, लग रहा था कि वो लोगों को कुचल के आगे जा रहे हैं। तो वो मीटिंग शुरू होते समय वहां पे एक तरीके से द्वंद्व हो गया था। तो वहां पे फिर ये
ईंट पत्थर मारने का काम हुआ। तो वहां पे जो पत्रकार लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो एक पत्रकार एक घर के अंदर से रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो उन पत्रकार को राजाबादी लोगों ने जाकर वो घर को जला दिया, तो उनको जिंदा जला दिया है। वो एबी न्यूज पत्रिका के पत्रकार थे, कैमरा पर्सन थे। तो उसके साथ में एक दूसरा का भी मृत्यु हुआ है। तो अब उस समय में वहां पे कुछ लोगों ने वो बंदूक लेकर आया था, पिस्तौल लेकर आया था। अब फिर जो पत्थरबाजी किया था। और वहां पे एक सन्यासी भी थे, हिंदू सन्यासी, वो अपने वेशभूषा में थे, वो भी लोगों को पत्थर मार रहे थे। तो अब ये हुआ कि और उस रैली को जिन लीडर लोगों ने लीडरशिप दिया था, तो वो सारे को अभी अरेस्ट किया गया है। तो अभी वो कुछ लोग अभी हिरासत में हैं, और दुर्गा प्रसाद भागकर वो इंडिया गए थे, तो उनको भी फिर अरेस्ट कर दिया गया है। अब ऐसा है फिर अब उन लोगों को भी शायद लगा होगा कि हम लोग की तरफ से गलती हुई। ज्ञानेंद्र ने भी फिर भाषण दिया है शायद 3-4 दिन पहले, कि जो तरीके का हिंसा हुआ, उनकी भाषा से दमन हुआ, तो उसको वो हम विरोध करते हैं। तो हम लोग को मतलब ध्यान में रखकर प्रोग्राम वगैरह करना होगा। तो फिर बाद में उन लोगों ने एक दूसरी जगह पे फिर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। तो वो प्रोग्राम मतलब आराम से हो गया था, उन लोगों ने अपनी बात रखी। वहां पे कोई मतलब घटना नहीं हुआ। तो पॉलिटिकल पार्टी जो अभी जो इस व्यवस्था के पक्ष के जो राजनीतिक दल हैं, वो लोग कह रहे हैं कि आपको राजनीति करना है, ठीक है, करिए। अ, ये लोकतंत्र का, ये गणतंत्र का एक सुंदरता ही है कि कोई भी नेपाली नागरिक राजनीति कर सकता है, पार्टी खोल सकता है, पार्टी में आ सकता है। तो ज्ञानेंद्र को भी अगर आना है राजनीति में, प्रत्यक्ष राजनीति में, तो वो खुला ढंग से किसी राजनीतिक दल में आकर वो जनता के बीच में जाएं और अपनी बात रखें। तो ये मतलब क्लियरली है। तो अभी नेपाल में स्पष्ट धारणा ये है कि खासकर काठमांडू में, कि आप गणतंत्र, धर्मनिरपेक्ष संघीय नेपाल के पक्ष में हैं, या आप राजतंत्र और हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हैं। तो एक मतलब दो क्लियर डिवीजन हुआ है। तो फिलहाल में शायद 3 दिन 4 दिन पहले अभी गए हुए शनिश्चर को वीरगंज में एक घटना हुआ। मतलब ये जो लेटेस्ट एक पेनफुल इंसिडेंस हुआ है वीरगंज में। हनुमान जयंती था, तो उस हनुमान जयंती में लोगों ने मतलब अपना शोभा यात्रा निकाला। वो शोभा यात्रा के लिए कुछ लोग पहले से ही सोशल मीडिया में, खासकर फेसबुक में, उन्होंने पोस्ट किया था कि हम लोग शोभा यात्रा कर रहे हैं। तो वहां पे उस दिन वहां पे घटना हुई। घटना ये हुआ कि 2-3 तरह का बात अभी बाहर आया है। शायद इसकी इन्वेस्टिगेशन शायद होगा, तो खासकर फैक्ट में क्या होगा, क्या हुआ, शायद ये बात आएगी। तो वो हुआ ये कि वहां पे ये शोभा यात्रा निकलने के कुछ देर के बाद वहां पे द्वंद हो गया। द्वंद ये था कि जिस तरीके से न्यूज बाहर आया, हिंदू और मुसलमान के बीच में द्वंद हुआ, और फिर वहां पे फिर कर्फ्यू लगाना पड़ा। तो अब दूसरे दिन वहां के लोग मीटिंग में रहकर उन लोगों ने एक प्रतिबद्ध पत्र जारी किया है कि हम लोग सद्भाव रखेंगे, हम किसी भी धर्म को लेकर कुछ भी नहीं कहेंगे। तो इस तरीके का बात उन्होंने कमिटमेंट किया। उसके साथ साथ में पुलिस ने कुछ लड़के मतलब जो वहां पे शामिल थे, तो उनको गिरफ्तार किया है। तो वो उस गिरफ्तारी में हिंदू हिंदू लोग कितने हैं, मुसलमान कितना है, अभी में हम संख्या में कह नहीं सकते। लेकिन फेसबुक में जो हिंदू वाले हैं, ये पूरा मतलब एक बहुत उत्तेजना पैदा करने वाले वो लोग अभी फेसबुक से मैसेज दे रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम तुमको मारेंगे, तुम लोग रह नहीं सकते। तो मतलब मुसलमान के खिलाफ में वो जिस ढंग से बोल रहे हैं, तो पूरा उत्तेजना फैला रहे हैं कि हम हिंदू लोग साथ में होना होगा और मुसलमान को मारना होगा, इस ढंग से। तो नेपाल में कभी कभी गंभीर ढंग से हिंदू और मुसलमान, मुसलमान और हिंदू के बीच में लड़ाई हुआ भी है। और वो
क्यों हुआ, किस लोगों ने उत्तेजना फैलाया। तो इसको अगर देखेंगे तो ज्यादा घटना ये हुआ है कि हिंदुओं ने मुसलमान को प्रोत्साहन किया है, मतलब कि एक तरीके से उत्तेजित होने के लिए। तो ये घटना से जानकारी मिलती है। अब अभी हम खास खास घटना में खास खास क्या हुआ अभी हम कह नहीं सकते हैं। तो अभी ये फिलहाल गत शनिश्चर की बात है। तो अब नेपाल में धर्मनिरपेक्षता जिस ढंग से हम लोगों ने लाया है, इस धर्मनिरपेक्षता को लेकर हमको जिस तरीके से संवाद करना है, बातचीत करना है, और इंडिया में बहुत पहले इंडिया का जो लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक जो व्यवस्था आया है, एक सेकुलर कंट्री है जो इंडिया। कल परसों परसों बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन भी था। उसे अगले दिन हमारे महापंडित राहुल सांकृत्यायन का मृत्यु के दिन को लेकर भी लोग बात कर रहे थे। तो कल ही भीमराव अंबेडकर को लेकर बातचीत हो रहा था नेपाल में। उसमें से हम लोग कुछ लोग अभी इस मीटिंग में भी हैं। सेकुलर नेपाल का माने क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्या है, इसका अभ्यास हमको कैसे करना होगा, और इसमें सरकार, राजनीतिक दल और व्यक्ति का अपना भूमिका क्या होगा, और हमको किस तरीके से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को आगे ले जाना है। इस बात को लेकर हम लोगों ने ज्यादा संवाद बहस नहीं किया है। जो हमको करना है और हमको सीखना भी होगा इंडिया से कि हमको फिर दोबारा गलती नहीं करना है जो ऑलरेडी इंडिया में हुआ है।